वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो आप में से किस-किस को पिछली क्लासेस में क्या-क्या समझ में नहीं आया? कहाँ पे जाके आपको लगता है कि यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट पॉइंट? यू कैन आस्क एट दिस स्टेज। एनीवन? ओके, थम्स अप। चलिए, इसका मतलब कि पिछली क्लास से रिलेटेड और अब तक की क्लासेस से रिलेटेड हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम पिछली क्लास में हमने एडवांस टूल्स देखे थे। बेसिक एडिट हम कर चुके हैं, लेकिन उस बेसिक एडिट को एडवांस एडिट में बदलने के लिए वी नीड टू नो द कवरेज। ठीक है? पहले हम कवरेज को समझेंगे, फिर हम कवरेज के पॉइंट्स को समझेंगे, फिर उन पॉइंट्स को हमारे जो हमने बेसिक और एडवांस टूल लर्न किए हैं, उन सब के कॉम्बिनेशन से वी विल टेक अवर एडिट फ्रॉम अ वेरी बेसिक एडिटिंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ एडिटिंग, जिसको हम कहते हैं प्लेसिंग ऑफ शॉट इन अ राइट वे। ठीक है? जी सुनीत, आपने हैंड रेज किया है। हाँ सर, वो डाउट। राइट, मैंने मैंने आपके वो डाउट्स पढ़ लिए थे। ओके सर। एक आपका जो डाउट है दैट इज कि फाइनल कट प्रो क्रैश कर रहा था आपका जब आप जो है उसमें प्ले हेड पोजीशन टाइप कर रहे थे, राइट? यस सर। और सेकंड जो है वो क्लिप ड्यूरेशन के बारे में आपने पूछा, ट्रिमिंग के टाइम पे जो ड्यूरेशन दिखाई देता है आपको। यस सर। ओके, तो हम पहले पूरा क्लास कर लेते हैं और उसके बाद ऑन लास्ट आई विल गिव आंसर्स टू ऑल योर क्वेरीज। और इस बीच में अगर इस क्लास से रिलेटेड भी किसी की और क्वेरीज होती है तो उसे भी क्लीन करेंगे एंड देन वी विल क्लोज द क्लास। ओके सर। या, गुड। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट इज कवरेज। सो कवरेज जो है, ऐसा हर वो चीज जो आपको मिलने वाला है एडिट करने के लिए, वो कवरेज है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मोस्टली लेट्स से आपको म्यूजिक मिला, सो इज म्यूजिक इज कवरेज और नॉट? आपको ग्राफिक मिला, ग्राफिक इज कवरेज और नॉट? इसके ऊपर आने वाली क्लासेस में और बात करेंगे, बट अभी जो है कवरेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वापस से आ जाता हूं हमारे फाइनल कट प्रो पे। सो कवरेज इज the camera coverage, or a coverage is the amount and kind of footage shot to used capture a screen scene in a film and video production। इसका मतलब कि कवरेज वो चीज है, वो फुटेज या शॉट्स हैं जिसको हम फिल्म मेकिंग या किसी भी वीडियो को बनाने के लिए कैमरा में कैप्चर करते हैं। ओके, द फिल्म एडिटर यूजेस कवरेज इन पोस्ट प्रोडक्शन टू असेंबल द फाइनल कट। अब एडिटर क्या करता है? उस कवरेज को अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ले जाके असेंबल करता है इन अ वे सो दैट इट टेल्स अ बेटर स्टोरी। इसी प्रोसेस को हम वीडियो एडिटिंग कहते हैं और जो शॉर्ट्स हम यूज करते हैं उनको हम कवरेज कहते हैं। अब हमें इतना तो पता चला कि कवरेज इज द शॉर्ट्स, लाइक मेरे इधर आपको स्लाइड्स नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। दीज आर ऑल कवरेज टू असेंबल इन अ वे so that we can take this class or I can explain the class in a better way। तो मैंने क्या किया? मैंने ग्राफिक कवरेज का यूज किया। ठीक है? तो ऐसे ही आप शॉर्ट कवरेज का यूज, फुटेज कवरेज का यूज करते हो। अब उसके अंदर म्यूजिक का पार्ट आ जाता है, वहां पे ग्राफिक का पार्ट आ जाता है, दैट इज ऑल्सो अ कवरेज। वो क्या है? वो एक ग्राफिक डिजाइनर आपको शेयर करता है टू असेंबल इनटू अ फाइनल कट। तो सेम दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कवरेज, बट और डिटेल में हम धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी वी विल सी। तो हमें कवरेज समझ में आया, लेकिन हमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो आखिरकार व्हाट आर वी गेटिंग इन दिस कवरेज? हमें वो फुटेज शॉट्स जो हमें मिलने वाले हैं, वो क्या है? आखिरकार कैसे शॉट्स होने वाले हैं वो? अब तक हमने जो एडिटिंग किया दैट एस क्रॉस वाला, उसके अंदर क्या था? हमने कुछ शॉट्स का यूज किया, तो शॉट्स हमें पता चल गए और वो शॉट्स जो हैं वो फुटेज था। हमने उन्हें असेंबल किया और हमारा एक एडिट बना, राइट? लेकिन हम उसे करेक्ट वे में असेंबल नहीं कर पाए, जिससे कि स्टोरी में बहुत सारे लैग्स थे। ये आपके क्लाइंट्स को माइट भी समझ में आए ना आए, आपकी ऑडियंस को समझ में आए या ना आए, बट जब हम अपने शॉट्स को इन अ करेक्ट वे रखते हैं, तो जो भी हमारे फाइनल माइंडसेट्स होते हैं कि आखिरकार
जिसको भी हम ये वीडियो प्रीव्यू करवाएंगे या जो भी हमारा ये वीडियो प्रीव्यू करेगा फाइनल एडिट के बाद, उसके पास क्या मैसेज कन्वे होना चाहिए। अगर वो मैसेज सेम वही मैसेज है जो आपने भी सोचा था, तो आप अपने आंसर अपनी फिल्म प्रोडक्शन में, अपनी एडिटिंग में जस्टिफाई कर पाए हो। अगर उसके पास मैसेज कोई और जा रहा है और आपने मैसेज कुछ और सोचा था, दैट मीन्स कि आप जस्टिफाई नहीं कर पाए हो। अब ये मैसेज क्या होता है? ये वही स्क्रिप्ट का वो एक सिंगल मैसेज है। लेट्स से आप एक एडवर्टाइजिंग क्रिएट कर रहे हो। अब आप बात करना चाहते हो प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन लोगों के पास मैसेज कुछ और जा रहा है। वो प्रोडक्ट नहीं जा रहा है, लोकेशन जा रही है कि ब्यूटीफुल लोकेशंस। दैट मीन्स आपने अपने शॉट्स के अंदर उन लोकेशंस का इतना ज्यादा यूज कर लिया कि अब जो क्लाइंट है या अब जो व्यूअर है, उनके दिमाग में वो शॉट्स यानी लोकेशंस ज्यादा सेट कर गई, ना कि आपका प्रोडक्ट। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे हम अपनी कवरेज यानी फुटेज को इन अ राइट वे प्लेस करते हैं, सो दैट द फाइनल प्रोडक्ट व्हेन दे आर व्यूइंग द मैसेज जो है उनके पास करेक्ट जाए। और इसी को हम कहते हैं द आर्ट ऑफ एडिटिंग। ठीक है, तो हमें कवरेज समझ में आया कि आखिरकार कवरेज होती क्या है, लेकिन इस कवरेज में क्या क्या होता है इसको देख लेते हैं। सो कवरेज के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कॉम्पोजिशंस। अब ये कॉम्पोजिशंस क्या होती है? ये वो फ्रेम है, वो स्टिल फ्रेम्स जो हम शूट करते हैं। वो स्टिल नहीं होता, लेकिन कैमरा मूव करता है। अभी हम कैमरा की भी बात करेंगे, हम शॉट्स मूवमेंट्स की भी बात करेंगे। लेकिन कंपोजिशन क्या होती है? एक वो फ्रेम जो एट वन टाइम आपको दिखाई देता है और उसके अंदर चीजें अलग अलग पॉइंट्स पे चीजें प्लेस होती हैं। जैसे अभी आप इस शॉट में देखें तो ट्रीज है, ब्रिज है, कार्स हैं, लैंप्स हैं, सी है, और आपको बाकी दिखाई दे तो मड्स एंड ट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हर डिफरेंट, मैं अगर सेकंड उस पे आऊं, सो हर डिफरेंट शॉट के अंदर जो भी हमारे पास फुटेज आने वाला है, कवरेज आने वाली है, उसके अंदर एक डिफरेंट कॉम्पोजिशन होने वाली है। ठीक है, सो उन कॉम्पोजिशंस को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, और जितने तरह के नाम उतनी ही तरह के उनका एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जो समझना है वो ये कि कितनी तरह की कॉम्पोजिशंस हो सकती हैं, फिर किस कॉम्पोजिशन का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपको उस कॉम्पोजिशन की इंपॉर्टेंस का ही नहीं पता, तो आप उसको अपने एडिट में सही से प्लेस नहीं कर पाओगे। तो हमें राइट कॉम्पोजिशन का यूज करना है टू टेल अ राइट स्टोरी। और कॉम्पोजिशन आपके बेसिस पे वो ठीक है या नहीं, इसका जजमेंट एक ही इंस्टिंक्ट पे किया जा सकता है कि जैसे ही आप अपने इस शॉट के फर्स्ट फ्रेम को देखो, कोई भी एक फ्रेम, लेट्स से इसको या इसको, तो आपका पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आईज का क्या होता है। ठीक है, अगर वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और जो आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, दैट मीन्स कि आपका वो शॉट प्लेसमेंट एकदम करेक्ट है। अगर आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कुछ और जा रहा है, लेट्स से मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये ब्रिज जा रहा है, बट मैं ये सब्जेक्ट दिखाना चाहता हूं, तो मेरा ये शॉर्ट प्लेसमेंट इज रॉन्ग, मुझे कुछ और दिखाना चाहिए। राइट, तो इसी तरह हमने कॉम्पोजिशंस को कुछ शॉट्स में कन्वर्ट किया है। कॉम्पोजिशंस के डिफरेंट शॉट्स होते हैं। सो वेरी फर्स्ट शॉट जिसको हम जानते हैं, दैट इज एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। एक्सएलएस के नाम से हम इसको बुलाते हैं। सो व्हाट इज दिस एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट? आप जिसके भी बारे में बात करना चाहते हो, लेट्स से आप बात करना चाहते हो चिल्ड्रन ऑन बीच। ठीक है, तो चिल्ड्रन ऑन बीच आपका टॉपिक है, बट उस टॉपिक की लोकेशन क्या है? दैट इज बीच। ठीक है, तो आपका जो एक्सट्रीम शॉट टू शो द लोकेशन इज बीच। तो आप क्या करोगे? उस बीच का एक ऐसा शॉट जिससे कि आपकी ऑडियंस को उसके पूरे एटमॉस्फेयर का पता चल जाए कि ओके, अब जो आगे मैं देखने वाला हूं वो इस पूरे पार्ट से रिलेटेड ही कुछ चीजें मेरे सामने आएंगी। तो हम क्या करते हैं? हम अपना एक ऐसा शॉट प्लेस करते हैं जिसके बेसिस पे जो है ऑडियंस को उस पर्टिकुलर एरिया में या हमारी आने वाली
स्टोरीज के अंदर क्या-क्या पार्ट हो सकता है। अगर मैं बात करूँ ब्रिज, अगर मैं नेक्स्ट शॉट दिखाऊँ ब्रिज, तो आपकी ऑडियंस को पता है ओके ये वही ब्रिज है जहाँ नीचे सी था और हम नीचे से देख रहे थे, वहाँ पे कार्स चल रही थी, हम इसी ब्रिज की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये ब्रिज आपकी कंपोज़िशन से हाइड कर दिया, लेकिन अचानक से ब्रिज की बात करने लगे, तो ऑडियंस के मन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट रह जाते हैं कि आखिरकार ये कौन से ब्रिज की बात है, ये कहाँ पर है, कैसा दिखता था, इसके सराउंडिंग्स क्या थे? सो इतने सारे लॉट ऑफ क्वेश्चन्स जो हैं उनको डिस्कनेक्ट कर देंगे आपकी स्टोरी से। तो हमें उस टाइम पे हमारा एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट जो है, वो हमारी स्टोरी बताने के काम आता है। अब स्टार्टिंग इतने बड़े शॉट से करनी चाहिए या बिल्कुल छोटे शॉट से करनी चाहिए, ये एक अलग टॉपिक है। इसके ऊपर हम अ, जो है ट्रांजिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे जब बात करेंगे तब हम देखेंगे। बट द वेरी फर्स्ट शॉट व्हिच वी नो दैट इज अ पार्ट ऑफ कंपोजिशन एंड वी कैन गेट इन अवर कवरेज इज एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट्स, जिसमें आपको पूरी की पूरी लोकेशंस दिखाई देंगी। तो जिस भी बारे में मान लो आप 10 टॉपिक्स पे बात कर रहे हो, तो उन 10 टॉपिक्स की 10 लोकेशंस आपको दिखाई देंगी। एस क्रॉस के अंदर भी ऐसा ही था। उसके बाद जो सेकंड कंपोजिशन होती है, हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सिंगल पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो कंपोजिशन के लोकेशन के बारे में है, सेकंड पार्ट हमारे सब्जेक्ट के बारे में है और थर्ड पार्ट उस सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में है। इन 3 पार्ट्स में ही आपके कंपोजिशंस को डिवाइड किया जाता है। मैंने ईज़ी करने के लिए ऐसा किया है, अदरवाइज़ lot of things are there, so we can get confused. सो पहला इज लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसके अंदर पहला शॉट इज एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट जिसमें हम ओवरऑल व्यू दिखा देते हैं। उसके बाद विल गेट क्लोजर टू द सब्जेक्ट। अभी यहाँ पे आपको सी भी दिख रहा है, ब्रिज भी दिख रहा है, स्काई भी दिख रहा है, कार्स भी दिख रही है, ये पार्ट ऑफ ट्रीज भी दिख रहा है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है इनमें से? जो भी हमारा सब्जेक्ट है, हम नेक्स्ट शॉट उसको प्लेस करते हैं। दैट मीन्स वी आर टेकिंग अवर ऑडियंस क्लोजर टू दिस एक्सट्रीम शॉट। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड शॉट आ जाता है उसी लोकेशन एस्टेब्लिशमेंट में, दैट इज वेरी लॉन्ग शॉट। ठीक है, वेरी लॉन्ग शॉट के अंदर स्टिल आपका सब्जेक्ट अभी छोटा है, लेकिन नाउ इतने बड़े शॉट की जगह यू आर टॉकिंग अबाउट ओके ये लोकेशन के ब्रिज के नीचे हम बात कर रहे हैं। जब हम कहानी भी सुनाते हैं तो इसी तरीके एक समंदर था, वहाँ पहाड़ दिख रहे थे, कुछ ऐसा हो रहा था, उसके बाद हम बोलते हैं कि तभी समंदर के बीच में एक शिप चल रहा था। तो हम धीरे-धीरे जो है स्टोरी के पास जाते हैं एंड दैट इज़ हाउ वी प्लेस दीज़ शॉट्स। सो वेरी लॉन्ग शॉट इज़ द सेकंड शॉट। थर्ड पे आते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम और क्लोज जा रहे हैं। सो अभी भी हमने हमारे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। सो द थर्ड शॉट इन व्हिच वी इंट्रोड्यूस्ड आवर सब्जेक्ट इज लॉन्ग शॉट। अब ये सब्जेक्ट ह्यूमन हो सकता है, ये एनिमल हो सकता है, ये आपका हाउस हो सकता है, वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। आपकी स्टोरी के बेसिस पे, आपकी कहानी के बेसिस पे अब भी जो नाम आपके सामने आ रहा है, दैट इज योर सब्जेक्ट। इस केस में हमारा ह्यूमन था। तो 3 लोकेशन के बेसिस पे हमने शॉट्स कंपोजिशंस को लर्न किया, दैट इज एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, वेरी लॉन्ग शॉट एंड लॉन्ग शॉट। ठीक है, लॉन्ग शॉट मतलब जब हेड टू टो हमारा सब्जेक्ट दिखता है। अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारी वो बिल्डिंग दिखाई देगी, दैट मीन्स दैट इज लॉन्ग शॉट। इसके अंदर भी हमें हमारे लोकेशन का थोड़ा आइडिया रहता है। अभी अगर मैंने पहला शॉट ये प्लेस किया होता तो आपके पास भी क्वेश्चंस आते कि ये लेडी कहाँ पे है, ये सराउंडिंग कहाँ पर है, हम किस जगह पे हैं। लेकिन यहाँ देखने के बाद जब आप इस शॉट को देखते हो तो यू कैन स्टिल इमेजिन ओके वो ब्रिज था, वो ब्रिज के साथ में एक स्पेस था जहां पर वो लेडी खड़ी हुई है। आगे चलते हैं और कॉम्पोजिशंस के पार्ट क्या है, क्योंकि अब हम लोकेशन एस्टेब्लिश कर चुके हैं। सो नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द सब्जेक्ट्स स्पेस। तो अब हमारी पूरी कहानी नेक्स्ट 3 शॉट्स विल कनेक्ट टू अवर सब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट्स को भी एक मीडियम के अंदर, क्योंकि हमारा ये एक्सट्रीम चल रहा था, लॉन्ग चल रहा था, आप देखें लॉन्ग, लॉन्ग एंड लॉन्ग।
तो अब हम किस पे आ गए? मीडियम, मीडियम एंड मीडियम। उसके बाद किस पे आएंगे? क्लोज, क्लोज एंड क्लोज। सो इन्हीं 3 सिचुएशंस में हमारी सारी कॉम्पोजिशंस कनेक्टेड हैं, लेकिन हमें उनके नाम पता होने बहुत जरूरी है। सो सेकंड, जब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अब हम हमारी स्टोरी में हमारे सब्जेक्ट पर पहुंच चुके हैं, हमें उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में बात करनी है। तो जब भी हम उस सब्जेक्ट की मूवमेंट्स, चाहे वो हैंड मूवमेंट हो, बॉडी मूवमेंट्स हो, हेड मूवमेंट्स हो, जब उनको मेन एम्फेसिस देते हैं तो हम मीडियम शॉट्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब उन मीडियम शॉट्स में हमारा पहला शॉट आता है मीडियम लॉन्ग शॉट, यानी कि हमारे सब्जेक्ट का लेग्स हमने नी पॉइंट पे, जहां पे नीज है उस पॉइंट पे कट किया, तो वो मीडियम लॉन्ग शॉट में कन्वर्ट हो गया। इसको हम नी शॉट भी बोल सकते हैं। सो नी शॉट यानी कि के एस हो जाएगा और मीडियम लॉन्ग शॉट इज MLS हो जाएगा। नेक्स्ट, वी आर गेटिंग मोर क्लोजर टू द सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हम हमारे सब्जेक्ट के फेशियल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके बॉडी मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो जब तक बॉडी मूवमेंट्स, जैसे एक कार है, हमने एस क्रॉस की बात करी, यू विल गेट रिलेट टू दैट। आपने एस क्रॉस की बात करी, तो एस क्रॉस पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो ओवरऑल लॉन्ग शॉट में अगर पूरा गाड़ी दिखाई दे रहा है तो दैट इज लॉन्ग शॉट ऑफ दैट कार। ठीक है, लेकिन अगर उस गाड़ी के विंडोज पार्ट को पूरा दिखा रहे हैं या कैबिनेट पार्ट को दिखा रहे हैं तो वी आर गेटिंग क्लोजर। मीडियम शॉट्स में हम अपनी कार को दिखा रहे हैं, हम उसकी एक्टिविटीज को दिखा रहे हैं। फिर और पास जाएंगे तो हम उसकी डिटेल्स के बारे में बात कर सकते हैं, हेडलाइट्स की, स्टेयरिंग्स की। सो दैट इज गोइंग क्लोजर यानी एक्सप्रेशंस। तो यहां पर हम अभी ओवरऑल की बात कर रहे हैं, बट हमारे सब्जेक्ट के ऊपर ही है। दैट मीन्स द नेक्स्ट शॉट इज मिड शॉट। मिड शॉट को हम बेल्ट हाई पर कट करते हैं। इसके अंदर हमारा मकसद जो होता है इस शॉट को प्लेस करने का, अवर कैरेक्टर विल नॉट मूव, वॉक नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा। हमारा मेन एम्फेसिस होता है एनवायरमेंट के अंदर हमारे सब्जेक्ट का मैक्सिमम क्लोजअप, यानी कि जितना भी हम पास जा सकते थे एनवायरमेंट के साथ, तो हम मिड शॉट पे होते हैं। इसके अंदर मोस्टली हम हैंड मूवमेंट्स एंड हेड मूवमेंट्स का यूज करते हैं। मिड शॉट पे पहुंच गए, इसके बाद हम और थोड़ा क्लोज जाते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर। सो अभी हम पहुंच गए हैं मिड शॉट्स के थर्ड टॉप कंपोजिशन के ऊपर, एंड दैट इज मीडियम क्लोजअप। ठीक है, मीडियम क्लोजअप को हम चेस्ट हाइट पे कट करते हैं, हमारे चेस्ट हाइट पे। ये वेस्ट हाइट है, ये नी हाइट है। तो मैक्सिमम हम जा सकते हैं चेस्ट हाइट पे, इन और आउट मैक्सिमम जा सकते हैं नी हाइट पे। तो वो जब भी हम ऐसे शॉट्स के अंदर हैं जिसमें हम कुछ बैकग्राउंड प्लस सब्जेक्ट दिखा रहे हैं तो वो मीडियम शॉट्स हैं। जब हम लोकेशंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट छोटा दिख रहा है, दैट मीन्स कि वो लॉन्ग शॉट्स हैं। उसके अंदर भी डिफरेंट वेरिएशंस। सो मीडियम क्लोजअप का जो यूज होता है, इसमें अब हम हैंड मूवमेंट्स को भी अवॉइड करते हैं। अगर वो हैंड मूवमेंट्स होंगे तो अपर हैंड मूवमेंट्स होंगे, यानी कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस के आसपास में। इसका मेन मकसद होता है हम हमारे सब्जेक्ट के फेशियल मूवमेंट्स को, यानी कि आई भी आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, दो एक्सट्रीमली नहीं, आपको उसका माउथ मूवमेंट्स दिखाई देगा, हेड मूवमेंट्स दिखाई देगा, और स्लाइटली हैंड मूवमेंट्स अगर वो अपर बॉडी की तरफ है तो वो दिखाई देंगे। हम हमारे बैकग्राउंड को अवॉइड करते चले जा रहे हैं, हमारा मेन फोकस अब सब्जेक्ट के ऊपर आ गया है। ठीक है, इसके नेक्स्ट में, क्योंकि अब हमने सब्जेक्ट के काफी क्लोजर हैं, तो अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे? हम सब्जेक्ट के फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करेंगे। तो क्लोजअप के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो बात करते हैं एक्सट्रीम लेवल पे एक्सप्रेशंस की ही बात करते हैं। क्या फेशियल एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है? इस टाइम पर हम बिल्कुल भी एनवायरनमेंट नहीं दिखा रहे हैं, हम बिल्कुल भी हैंड मूवमेंट्स नहीं दिखा रहे हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑन फेशियल एक्सप्रेशंस। लेट्स से मैं किसी कार के गियर्स की बात कर रहा हूं, तो मैं उसका जब गियर डालते हुए
शॉट्स को लूँगा, दैट मीन्स वी आर इन क्लोज़अप्स। अगर मैं उस गियर के नंबर्स को शूट करता हूँ, दैट मीन्स आई एम इन मोर क्लोज़अप। अभी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे और क्या हो सकता है। सो क्लोज़अप मीन्स व्हेन यू आर शोइंग द एक्सप्रेशन ऑफ योर कैरेक्टर, ठीक है? अब वो बर्ड भी हो सकता है, वो ह्यूमन भी हो सकता है। मोस्टली हम जो है ह्यूमन के बेसिस पे बात करेंगे और आप अपने सब्जेक्ट्स को चेंज करते रह सकते हो उसके बेसिस पे। सो जब भी हम एक्सप्रेशन की बात करेंगे, हम क्लोज़अप्स में हैं। अब क्लोज़अप्स को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो वेरी फर्स्ट इज़ क्लोज़अप शॉट्स, जिसको हम सीयू कहते हैं। सेकंड पे आते हैं, दैट इज़ बिग क्लोज़अप। बिग क्लोज़अप का मतलब है जिसमें हम इवन फोरहेड्स और चिन्स को भी अवॉइड कर देते हैं। इसके अंदर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी आप भी इस शॉट को देखेंगे, आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस उसकी आईज, इमोशंस को दिखाने के लिए। यस, समटाइम वी हैव टू कट टू दिस बिग क्लोजअप, सो बी सी यू। इसके नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्लोजअप में इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है, कॉम्पोजिशन बचती है, एंड दैट इज एक्सट्रीम क्लोजअप। जब हम बहुत एम्फसिस करना चाहते हैं हमारे सब्जेक्ट के किसी स्पेशल फीचर को, एक्सट्रीम एक्सप्रेशन को, तो हम एक्सट्रीम क्लोजअप का यूज करते हैं, ठीक है? अब हम इन्हीं कॉम्पोजिशंस के बेसिस पे हमारी कहानी को कहते हैं। लेट्स से अगर मैंने ये शॉट प्लेस किया, दैट मीन्स दिस शॉट इज फॉर दिस person having a bit of movement with little bit of लोकेशन, ठीक है? अगर मैं इस शॉट की बात करूं तो यहाँ आपको पता ही नहीं चलेगा कि लोकेशन क्या है, कौन पर्सन है, क्या नहीं है, लेकिन हाँ, आप एक इमोशन जरूर देख पाओगे। सो इतने टाइप्स ऑफ कंपोजिशन होते हैं। अगर हम मोस्टली देखें तो हमारा लॉन्ग शॉट्स होते हैं, मीडियम शॉट्स होते हैं और क्लोजअप होते हैं। तो 3 तरह के ही शॉट होते हैं और इसमें वेरिएशन हमारे पास 3 डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं। अब जब हम हमारे एडिट के शॉट्स को देखेंगे, आप भी देखोगे, तो आपको उसके अंदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखना है कि क्या आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आपको उसके बारे में लिख के देना है मेरे को। आपकी जो है टाइमलाइन के ऊपर नीचे शॉट रहेगा। मैं इसको ऑन करता हूँ। टाइमलाइन के नीचे शॉट रहेगा, व्यूअर विंडो के अंदर आपका वो स्क्रीन रहेगा और मैसेज में आपको या टेक्स्ट पे आपको लिखना है। मैंने आपको टेक्स्ट भी बताया, आप लिख सकते हो उसके अंदर कि आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था इस शॉट को रखते हुए और ये कौन सा शॉट है, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है, क्लोजअप है, लॉन्ग शॉट है, मिड शॉट है या क्या है, ठीक है? अगर कहीं कंफ्यूजन आती है, सो वी विल डिस्कस दो शॉट्स, मैं प्ले करूंगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। हमें पता चल गया कि हमारे पास कवरेज में होती है फुटेज, फुटेज में होती हैं कॉम्पोजिशंस। कॉम्पोजिशंस हम डिफरेंट शॉट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? तो इसके अलावा आप देखो तो मेरे इन सब को शूट करने के लिए एक एलिमेंट है जो यूज हुआ है। क्या कोई बता सकता है वो एलिमेंट क्या है? ओके, वो एलिमेंट है कैमरा। सो इस सभी कवरेज को, कॉम्पोजिशन को शूट करने के लिए कैमरा का यूज होता है। सो अगर कैमरा यूज हुआ है तो कैमरा प्लेस भी करना होगा। अब आप क्या करते हो, किसी भी पोजीशन पे, किसी भी जगह पे कैमरा नहीं रखते हो। हर कॉम्पोजिशन कम्स विद मल्टीपल एंगल्स ऑफ कैमरा, ठीक है? तो उसके लिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक कॉम्पोजिशन के साथ, यानी कि एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट विद विच कैमरा एंगल, लॉन्ग शॉट विद विच कैमरा एंगल, मिड शॉट विद विच कैमरा एंगल, ताकि कहानी अब एक अलग तरीके से आगे बढ़ेगी। मैं पहले जो है कैमरा एंगल्स की बात कर लेता हूं, दैट इज टाइप्स ऑफ कैमरा एंगल्स, ठीक है? तो हमने जो भी कॉम्पोजिशन शूट किया, मैं इस कॉम्पोजिशन को हमारी टाइमलाइन पे रख लेता हूं एक बार। हमारी लास्ट कॉम्पोजिशन को ही रखते हैं और उसके बाद हमारा फर्स्ट शॉट यूज करते हैं। सो टाइप ऑफ कैमरा मूवमेंट। तो आप देखें, मैं इस वक्त यहाँ लिस्ट व्यू में हूं।
आप अभी तक क्या कर रहे थे, थंबनेल व्यू में देखते थे, तो इस ब्राउजर विंडो पे यहाँ टॉप पे आपको लिस्ट व्यू एंड थंबनेल व्यू का ऑप्शन मिलता है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूं, सो अभी मैं थंबनेल व्यू में हूं। अगर मैं इस पर्टिकुलर बटन को दोबारा से क्लिक करूं, सो नाउ आई एम इन लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू के अंदर आपको ये एरो मार्क हो जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि यस यू यूज्ड दिस शॉट ऑन योर टाइमलाइन। तो समटाइम आई ऑल्सो यूज दिस, बट अगर हम थंबनेल व्यू के अंदर हैं, उस टाइम पे भी हम पता कर सकते हैं कि कैसे कौन से क्लिप्स हमारे टाइमलाइन में यूज हुए हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे व्यूअर विंडो पे आना होगा, व्यू मेन्यू में आना होगा। व्यू मेन्यू में आके मुझे, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्राउजर, मुझे ब्राउजर विंडो पे आना है और यहाँ पर राइट हैंड साइड में यहाँ पर एक ऑप्शन है यूज्ड मीडिया रेंज, यानी कि लेट मी नो कि मैंने कौन सा मीडिया यूज किया है, और अगर उसके किसी स्पेसिफिक पार्ट को यूज किया है तो वो भी मुझे बता सकते हो। तो अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं, अभी ब्राउजर विंडो पे वापस आए, तो आप देखें तो यहाँ पे कोई भी आपका क्लिप अभी शो नहीं कर रहा है, कुछ भी सिंबल नहीं दे रहा है, सो दैट कि हमने यूज किया है। हमने जो क्लिप यूज किया है दैट इज 11 एंड C9 का स्लाइड 13। तो एक बार नीचे आते हैं और 11 की तरफ आते हैं। तो आप जैसे देखें मैं 11 की तरफ आया, तो यहाँ नीचे ऑरेंज लाइन आपको दिखाई दे रहा है। सो इस ऑरेंज लाइन का मतलब है कि आपने इस क्लिप का स्टार्टिंग इन टू आउट पूरा का पूरा आपकी टाइमलाइन पे यूज किया है। और अगर मैं और नीचे आऊं स्लाइड 13 की तरफ, तो उस पे भी ऑरेंज है। तो एक काम करते हैं, हम इस स्लाइड 13 के साथ स्लाइड 14 को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो स्लाइड 14 का मैं क्या करता हूं, मैं एक इन पॉइंट लगाता हूं और एक आउट पॉइंट लगाता हूं और सिर्फ इतने पार्ट को पिक करता हूं। ठीक है, क्योंकि ये स्टिल है, इसलिए इसके अंदर वो स्टार्ट टू एंड आपको जो है ऑरेंज दिखा रहा है। गिव मी अ सेकंड, मैं एक वीडियो क्लिप लेके आता हूं और उसके बाद हम देखेंगे कि उस वीडियो क्लिप को कैसे दिखाते हैं। ओके, तो हम हमारी उसी एडिटिंग क्लिप्स के अंदर आ गए हैं, हमारे एस क्रॉस एडिट के अंदर है। और आप देखिए यहाँ पर हमें जो है स्मॉल ऑरेंज, यहाँ पे इतना बिग ऑरेंज, और इस जगह पे बिल्कुल भी ऑरेंज नहीं, यानी कि ये क्लिप हमने यूज ही नहीं किया हमारे एडिट में। लेट्स से कि मैं इसके अंदर इन पॉइंट प्लेस करता हूँ एंड आउट पॉइंट प्लेस करता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ मेरी टाइमलाइन के ऊपर। और जैसे ही मैंने ड्रैग किया, आपको यहाँ देखना है, मैं एक बार अंडू करता हूँ, आपको इस जगह पे देखेंगे आपको ऑरेंज बार दिखाई देगा। सो जैसे ये ऑरेंज बार आ गया, दैट मीन्स कि हमने इस क्लिप का इतना पार्ट यूज कर लिया। लेट्स से कि मैंने फिर दोबारा से इसका ये छोटा पार्ट भी अपने टाइमलाइन में यूज किया, तो अभी आपको दो ऑरेंज बार दिखाई देंगे, एक जो आपने एक पार्ट यूज किया, सेकंड जो आपने सेकंड पार्ट यूज किया। अगर मैं इस ऑरेंज बार पे क्लिक कर दूं, तो मेरा उतना इन एंड आउट दोबारा से सेलेक्ट हो जाता है, और मैं इस ऑरेंज बार के ऊपर बॉटम पे एकदम क्लिक करूं तो मेरा वो पार्ट क्लिक हो जाता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड वे टू नो दैट आपने कौन से क्लिप्स जो हैं व्यू कर लिए हैं, एडिट में यूज कर लिए हैं, और कितना मीडिया अभी बचा हुआ है। ओके, सो मैं अगर इसे अनटिक करता हूं तो ये ऑरेंज बार्स हट जाएंगे यहां से, राइट। सो अभी क्या करेंगे, अब से हम इस यूज्ड मीडिया रेंज को ऑन करके ही रखेंगे, सो दैट वी कम टू नो कि कितने क्लिप्स हमारे एडिट में यूज हो गए हैं और कितने नहीं यूज हुए हैं। इससे आपके एडिटिंग में थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, ओके दिस क्लिप स्टिल आई कैन यूज, मैंने इसका इतना इन एंड आउट यूज किया हुआ है, इसके आगे अगर पोटेंशियल है तो आई कैन टेक वन मोर टाइम। तो उससे हमारी एडिटिंग और ज्यादा बेटर हो जाती है। तो वापस आ जाते हैं हम हमारी कवरेज के ऊपर और बैक कर देते हैं हमारी टाइमलाइन को, इसको कर देते हैं डिलीट। और हम थे हमारे टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ कैमरा एंगल। तो हमने जो है कैमरा कॉम्पोजिशन समझ ली। कैमरा कॉम्पोजिशंस बिना एंगल्स के शूट नहीं हो सकती। लेट्स से आपने कैमरा किसी भी कॉम्पोजिशन को शूट करने के लिए प्लेस किया, तो आपने उसे कहीं तो रखा, तो जहां आपने रखा दैट पार्ट, और उसके बाद वो कैमरा व्यू कर रहा है,
सो व्यू इज कॉल्ड एंगल, प्लेसमेंट इज कैमरा एंगल। ठीक है, अब ये इसको मैंने थोड़ा समझाने के लिए बहुत इजीली समझाने के लिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। तो सेंटर इज सब्जेक्ट वेयर यू आर स्टैंडिंग, आपके टॉप राइट हैंड साइड पे, दैट मीन्स 1 o'clock के टाइम पे आपका जो है, जब उस कैमरा पे उस एंगल पे कैमरा को प्लेस किया जाता है, तब हमें जो व्यू मिलता है दैट इज बर्ड आई व्यू, जिसको हम ड्रोन शॉट्स भी कहते हैं इन जर्नल। ठीक है, तो उस एंगल से जब भी हम हमारे सब्जेक्ट्स को शूट करेंगे उस पर्टिकुलर पार्ट को, क्योंकि हमें कॉम्पोजिशंस पता चल गया, अगर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है तो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, हमारा हेड टू टो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो लॉन्ग शॉट, लेकिन लॉन्ग शॉट विद बर्ड आई व्यू, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट विद बर्ड आई व्यू। ओके, सेकंड जो है, जब हम 2 o'clock से हमारे कैमरा को इस पोजीशन में प्लेस करते हैं कि हमारे सब्जेक्ट के बेसिस पे वो 2 o'clock की पोजीशन पे कैमरा की हाइट हो, तो आपका जो एंगल बनता है दैट इज हाई एंगल व्यू, यानी कि टॉप एंगल व्यू, हाई एंगल व्यू कह सकते हैं, जिसमें कि हमारा सब्जेक्ट से की हेड हाइट से हमारा कैमरा ऊपर होगा। तो हेड हाइट यानी कि 3 और 9 हम मान सकते हैं कि हेड हाइट होगी, उससे ऊपर अगर हम हैं दैट मीन्स हाई एंगल, अगर उससे 3 से नीचे हैं तो दैट मीन्स लो एंगल ऑटोमेटिकली हो जाता है। और ज्यादा ऊपर जाते हैं तो बर्ड आई व्यू जाते हैं। अगर हम बिल्कुल सब्जेक्ट के बिल्कुल एकदम अपोजिट हमारा कैमरा रखते हैं, दैट इज कॉल्ड आई लेवल कैमरा एंगल या फिर न्यूट्रल एंगल व्यू। बर्ड आई व्यू जब हम टॉप से दिखाना चाहते हैं, हाई एंगल व्यू का इंपैक्ट जो होता है दैट इज व्हेन योर सब्जेक्ट इज फीलिंग लो। जब भी आपके सब्जेक्ट को आपको डाउन दिखाना है, छोटा दिखाना है, डरा हुआ दिखाना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो एंगल्स यूज होते हैं कैमरा के दैट इज हाई एंगल कैमरा एंगल्स यूज किए जाते हैं विद कॉम्पोजिशंस जितनी भी अभी तक हमने देखी हैं। राइट, तो वापस से आते हैं। उसके बाद आई लेवल, जैसे ही एंकरिंग, हमारा जो जो आई टू आई इंटरव्यूज, ये सब जो पार्ट होता है जिसमें हमारी ऑडियंस या फिर हमारा सब्जेक्ट इज इक्विवेलेंट कैमरा एंगल के इक्विवेलेंट पे होता है, उसकी आईज इज लुकिंग स्ट्रेट टू कैमरा, दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट जो है वो न्यूट्रल होता है उस टाइम पे, वो ना डरा हुआ ना पावरफुल, कुछ भी नहीं होता, एट न्यूट्रल पोजिशंस पे होता है। तो फिल्म्स के अंदर ये एंगल्स का बहुत अच्छे से यूज किया जाता है और इन्हीं एंगल्स को एडिटर यूज करता है टू टेल अ बेटर स्टोरी। ऑडियंस को कुछ नहीं पता चलता कि कैमरा हाई लेवल पे है, आई लेवल पे है, बॉटम पे है, अप पे है, कहाँ है, लेकिन वो हमारे इट्स माइंड को हमेशा जो है एक अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऑब्वियसली 2 के अपोजिट अब हम आ गए, दैट इज एंगल 4 PM पे, यानी कि हमारे सब्जेक्ट से डाउन चले गए। तो अगर ये हाई लेवल है तो ये लो एंगल है। ठीक है, हाई एंगल्स जब हमें लो दिखाना है, लो एंगल्स जब हमें उसे पावरफुल दिखाना है। विलन एंट्रीज, हीरो एंट्रीज आप जनरली जब देखोगे तो कैमरा जो है लो एंगल से शूट करता है उनको सब्जेक्ट्स को, सो दैट दे लुक पावरफुल। इसके बाद बिल्कुल ग्राउंड लेवल के पास चले जाते हैं, जैसे ये बर्ड आई व्यू होता है, सेम इसका अपोजिट जब हम कर देते हैं दैट इज वॉर्म्स आई व्यू। आपने देखा होगा कि कभी कभी ग्रास के अंदर कैमरा मूव करता है, सो दोज काइंड ऑफ व्यू जो होते हैं दैट इज वार्म आई व्यू कहते हैं हम उसको। इसका मेन मकसद होता है ग्राउंड के बिल्कुल बेस लेवल पे जाके आप ऑडियंस को वो पर्सपेक्टिव दिखाना चाहते हो। ठीक है, सो दीज ऑल कैमरा एंगल्स गिव डिफरेंट फीलिंग टू अवर ऑडियंस। जब भी आप अपना आपकी न्यूट्रल लाइफ में हो, आज भी जो है हम इस वक्त भी जो आप अपने मॉनिटर्स या जो स्क्रीन्स देख रहे हो, आप आई लेवल पे देख रहे हो। आई लेवल्स हमेशा न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जैसे हम हमारी डेली डे टू डे लाइफ को देखते हैं। ठीक है, अगर एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चे को हर चीज जो है वो बड़ी दिखाई देती है, सो उसको क्या लगता है कि एवरीवन इज पावरफुल। तो आपको जो है लो एंगल हमेशा पावरफुल दिखाने के लिए यूज होता है। और अगर आप
बिल्डिंग से सब कुछ नीचे देखते हैं तो आपको लगता है कि यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड और बाकी सब नीचे हैं। सो एट दैट टाइम जब बाकी सबको आपके सब्जेक्ट को लो दिखाना होता है देन वी मोस्टली यूज हाई एंगल व्यूज। और जब हम पूरा स्काई में मूव कर रहे होते हैं तो वो बर्ड आई व्यूज, और जब पूरा ग्राउंड में व्यू कर रहे होते हैं दैट इज वार्म आई व्यूज। इन रिलेशन विद ऑल दीज कॉम्पोजिशंस, इन सब कॉम्पोजिशंस के साथ हम हमारे एंगल्स को भी अप एंड डाउन करते हैं। सो अभी इस पोजीशन पे देखें, सो कैमरा इज एट अराउंड ह्यूमंस डिस्टेंस। आपको देखेंगे एकदम इसके परपेंडिकुलर सामने दिखाई दे रहा है। अब इस केस में देखें तो भी हमारा कैमरा इस आई के बिल्कुल फ्रंटल में दिख रहा है। इसमें भी देखें तो कैमरा इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस फेस। अगर ये हम टॉप से इस आई को देख रहे होते हैं दैट मीन्स नेगेटिव इम्पैक्ट, अगर हम बॉटम से दे रहे होते हैं तो दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। अब हमने क्योंकि कॉम्पोजिशंस देख ली, हमने उन कॉम्पोजिशंस को शूट करने के लिए कैमरा देख लिया, उस कैमरा के डिफरेंट एंगल्स अप टू बॉटम, कितनी हाइट पे कैमरा होता है तो क्या इम्पैक्ट होता है। नाउ वी हैव टू सी कि आखिरकार कैमरा में कुछ मूवमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, अगर कैमरा किसी भी क्लिप को शूट कर रहा है तो उसके अंदर कैमरा के मूवमेंट्स भी होंगे। तो कैमरा मूवमेंट्स क्या होते हैं? जब भी आप कोई शॉट अभी तक हम देख रहे थे, मैं आपको फिर हमारी टाइमलाइन दिखाता हूँ वापस से, मैं आगे आते हैं। सो यहाँ पर अगर हम शॉट देखें तो अभी आप कौन से एंगल से देख रहे हैं? आप टॉप एंगल व्यू से देख रहे हैं, राइट? तो आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि टॉप एंगल व्यू में सब कुछ छोटा दिख रहा है, लेकिन आप आई लेवल पे हो इन रॉक्स के, यानी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है रॉक्स आर न्यूट्रल इतना बड़ा है, उसके कंपैरिजन में बाकी सब छोटा हो गया। तो आप उसकी पावर, उसकी हाइट को दिखाने की कोशिश कर रहे हो। सो कैमरा ऑन हाई लेवल, नॉट आई लेवल, आई से ऊपर हाई एंगल व्यू। और इसके अंदर जो नेक्स्ट है, आपको कैमरा में मूवमेंट भी दिखाई देगा। अगर मैं प्ले करूं, सो कैमरा इज मूविंग फॉरवर्ड, कैमरा इज मूविंग फॉरवर्ड। सो हर शॉट के अंदर कैमरा कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहा है। इसमें भी कैमरा कुछ मूवमेंट कर रहा है, इस शॉट के अंदर भी कैमरा कुछ मूवमेंट कर रहा है, इस शॉट के अंदर भी कैमरा कुछ मूवमेंट कर रहा है। अगर कुछ भी नहीं कर रहा है देन ऑल्सो इट्स अ काइंड ऑफ शॉट। ठीक है, इस शॉट में भी कैमरा कुछ मूवमेंट कर रहा है, इस शॉट में भी कैमरा कुछ मूवमेंट कर रहा है। हर शॉट के अंदर कैमरा इज डूइंग सम मूवमेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम ना सिर्फ शॉट कंपोज कर रहे होते हैं, ना सिर्फ उसके एंगल को डिसाइड कर रहे होते हैं, बल्कि हम उसके साथ साथ उस कैमरा की मूवमेंट्स भी डिसाइड करते हैं। और ये भी जब हम एडिट के अंदर यूज करते हैं तो एक बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट देता है। और इन सभी के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आपके वीडियोस का इंपॉर्टेंस निकल के आता है। तो कितनी तरह के कैमरा मूवमेंट्स होते हैं हम उनको देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट कैमरा मूवमेंट इज स्टैटिक। ओके, यानी कि मैं अगर इस शॉट में आऊं, अब इस शॉट के अंदर आप देखें तो कैमरा लगभग स्टैटिक है, कहीं भी मूव नहीं कर रहा, सिर्फ ये सब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। कैमरा इज स्टेशनरी एट वन पोजीशन। ठीक है, जब भी कैमरा एक जगह पे स्टेशनरी होगा, वो किसी भी जगह पे मूव नहीं कर रहा होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम जो है स्टैटिक शॉट बोलेंगे। स्टैटिक कैमरा मूवमेंट यानी कि स्टैटिक शॉट, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। सेकेंड मूवमेंट जो कैमरा कर सकता है दैट इज पैन। ओके, तो पैन को क्या बोलते हैं? जब कैमरा एक जगह पे स्टैटिक हो, जैसे ये स्टैटिक है, आपका कैमरा इज एट वन पोजीशन, बट उसका जो व्यू पॉइंट है, जैसे आप अपने आप को अगर कैमरा माने और आप अपनी नेक को, बॉडी को नहीं, सिर्फ नेक को मूव करें लेफ्ट और मूव करें राइट, तो इस वक्त जो आप व्यू कर रहे हैं दैट इज पैनिंग। ओके, आपका कैमरा भी सेम मूवमेंट्स करता है, दैट इज पैन लेफ्ट एंड पैन राइट। जब वो एक जगह पे स्टेशनरी रहेगा, मूवमेंट टू लेफ्ट करेगा तो पैन लेफ्ट होगा, मूवमेंट टू राइट करेगा तो पैन राइट होगा। ये सारे शॉट्स मैं आपको विजुअली नेक्स्ट क्लास के अंदर दिखाऊंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप जो हैं मेरे को वो सारे शॉट्स शेयर करें
क्योंकि आज मैं आपको थोड़ा एक्सपोर्ट करना भी बताऊंगा, सो दैट यू कैन इंपोर्ट द शॉट। आप उस पे इन और आउट लगाएं और उसको एक्सपोर्ट करके और फिर मुझे बताएं कि ये शॉट में पैन राइट हो रहा है, इस शॉट में पैन लेफ्ट हो रहा है, ये शॉट स्टैटिक है और ये कैसे है। ठीक है, तो आगे आते हैं वापस से। नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ शॉट इज टिल्ट। अब टिल्ट क्या होता है? कैमरा फिर दोबारा से स्टेशनरी है, आप अपने आप को एज एन कैमरा समझिए, एंड नाउ स्टिल व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं करना है। इस बार हम अपनी नेक को लेफ्ट राइट मूव नहीं करेंगे, लेकिन अप एंड डाउन मूव करेंगे। अगर मैंने नेक अप किया, दैट मीन्स टिल्ट अप हुआ। अगर मैंने नेक डाउन मूव किया, दैट मीन्स टिल्ट डाउन हुआ। और ये भी अलग अलग तरीके के शॉट्स को डिस्क्राइब करने के काम आता है। ठीक है, तो आपको ये सारी एक्सरसाइज करनी है, आपको ढूंढने हैं ऐसे शॉट्स, चाहे वो हमारे एस क्रॉस में मिले या आपको किसी फिल्म में मिले या कहीं यूट्यूब पे मिले। आपको उन शॉट्स को फिगर आउट करना है और आप मुझे बता सकते हो। अगर यूट्यूब पे मिलता है तो आप मुझे यूट्यूब लिंक प्लस वो किस टाइम पे आपने वो शॉट को देखा, आप वो टाइमिंग उसके साथ लिख सकते हो और आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम कैमरा इज मूविंग टिल्ट अप, टिल्ट डाउन, पैन राइट, पैन लेफ्ट, स्टैटिक एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो थर्ड मूवमेंट होता है हमारा, दैट इज जूम, कैमरा का। अब जूम क्या करता है? इसमें भी कैमरा स्टेशनरी रहता है, कैमरा में कोई मूवमेंट नहीं रहेगा। लेट्स से ये एक शॉट है और धीरे धीरे ये शॉट जूम होता चला जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं तो ये जूम होता जा रहा है, आपका कैमरा कहीं भी मूव नहीं किया, लेकिन शॉट जो है आपके पास आता जा रहा है। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड जूम इन। ठीक है, और सेम वे पे जब कैमरा इज स्टेशनरी बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू, एंगल ऑफ व्यू, आपका शॉट कंपोजिशन चेंज होता जा रहा है, दैट मीन्स इट इज गोइंग वाइडर एंड वाइडर एंड वाइडर, दैट इज कॉल्ड zoom out. So zoom in and zoom out. Okay, so zoom is the next camera movement. इस किसी भी केस में अब तक में कैमरा हमारा मूव नहीं करेगा। अब कैमरा इसके साथ में क्या होता है? कैमरा भी मूव करता है। तो अब जब कैमरा मूव करेगा तो उसकी एक पोजीशन हो सकती है ऑर्बिट। सो ऑर्बिट क्या होता है? आपके सब्जेक्ट के चारों तरफ 360 डिग्री जब वो कैमरा सर्कल करता है, उस पर्टिकुलर मूवमेंट को हम ऑर्बिट कहते हैं। सो ऑर्बिट टूवर्ड्स लेफ्ट हो सकता है पूरा 360 डिग्री मूवमेंट, या फिर टूवर्ड्स राइट हो सकता है, यानी कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। वो जब सर्कल करेगा उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ मूवमेंट को हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे शॉट्स को एडिट करने के लिए हम इन कैमरा मूवमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, वो कैसे यूज किया जाता है, कैसे फ्लो बनता है, ये भी हम क्लास करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो बहुत सारी क्लासेस फिर ग्रामर पे हो जाएंगी। एंड वी विल यूज दीज ऑल थिंग्स इन नेक्स्ट वीडियो जब हम एडिट करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारा जो कैमरा मूवमेंट होता है दैट इज फॉलो। फॉलो का मतलब होता है, आपको जैसे इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज को, किसी भी सब्जेक्ट को फॉलो करना। वो आगे जाएगा, कैमरा आगे जाएगा, वो पीछे आएगा, कैमरा पीछे आएगा। तो फॉलो, अगर वो राइट गया तो यस दैट इज ऑल्सो फॉलो, वो राइट गया, कैमरा भी राइट गया, बट उस मूवमेंट ऑफ फॉलो को हम कुछ और नाम से जानते हैं। ठीक है, सो अगर आपका सब्जेक्ट आगे जा रहा है, कैमरा भी आगे जा रहा है, आपका सब्जेक्ट पीछे आ रहा है, कैमरा भी पीछे आ रहा है, दैट मीन्स फॉलो इन एंड फॉलो आउट। ठीक है, तो फॉलो इज जब आपका कैमरा, देख लेते हैं एक बार कि क्या यहां पर कहीं फॉलो हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, ये देखिए आपका सब्जेक्ट इज गोइंग फॉरवर्ड और आपका कैमरा इज ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड। दैट मीन्स मेरा कैमरा क्या कर रहा है? मेरे सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है, ये आगे जा रहा है, मेरा कैमरा भी आगे जा रहा है। ठीक है, सो दैट मीन्स फॉलो इन, फॉलो आउट। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट होता है, क्योंकि मैंने यहां बोला कि आपका सब्जेक्ट अगर राइट जा रहा है और कैमरा भी उसके साथ साथ राइट जा रहा है, दैट इज द अनदर फॉलो मूवमेंट। लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं ट्रैकिंग। जब हमारा सब्जेक्ट राइट
या लेफ्ट मूव करेगा और हमारा कैमरा भी उसको ही साथ राइट या लेफ्ट मूव करेगा, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम कहेंगे ट्रैक लेफ्ट, ट्रैक राइट। लेट्स से आपका सब्जेक्ट आगे भी जा रहा है और राइट भी जा रहा है, उस केस में आपका कैमरा फॉलो भी कर रहा है और ट्रैक भी कर रहा है, तो हम मल्टीपल मूवमेंट्स को भी एक साथ मिक्स कर सकते हैं। इसीलिए फिल्म मेकिंग में जो कैमरास होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, कैमरा मूवमेंट्स, देयर आर लॉट ऑफ कैमरा मूवमेंट्स। तो जब भी आपका सब्जेक्ट राइट या लेफ्ट जाएगा, आपका कैमरा भी उसके साथ साथ लेफ्ट या राइट जा रहा है, दैट मीन्स कैमरा इज ट्रैकिंग द सब्जेक्ट लेफ्ट और राइट। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज आर्क, जिसको हम ओवल भी कह सकते हैं। आर्क इज द राइट वर्ड। इसमें आपका कैमरा 180 डिग्री मूव करता है। ऑर्बिट में क्या कर रहा था, वो पूरा 360 डिग्री मूव कर रहा था, एक पोजीशन से शुरू होकर वापस उसी पोजीशन पे आ रहा था। अगर वो हाफ में ही डन करता है अपने मूवमेंट को और स्टॉप होता है, दैट इज कॉल्ड आर्क, यानी 180 डिग्री। अब ये आर्क अप आर्क हो सकता है, ये आर्क लो आर्क हो सकता है, लेफ्ट आर्क हो सकता है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, राइट आर्क हो सकता है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, टॉप आर्क हो सकता है फ्रॉम। इसके आगे कैमरा क्रेन के ऊपर भी रहता है। क्रेन एक ऐसा बूम हैंड होता है, आप समझिए कि आपका हैंड है और हैंड को आप एकदम पूरा ओपन कर दीजिए, राइट लेफ्ट फ्रंट कहीं पर भी, और आप उसके बिल्कुल फिंगर के टिप पे सोचिए कि आपका कैमरा है। अब आप अपने उस आर्म को अप करेंगे, डाउन करेंगे, लेफ्ट करेंगे, राइट करेंगे, दैट काइंड ऑफ मूवमेंट जहां पे कैमरा स्टेशनरी रहेगा लेकिन आपका वो आर्म अप एंड डाउन लेफ्ट या राइट मूव करता है, उसको हम कहते हैं क्रेन मूवमेंट्स। ठीक है। इसके बाद आता है डॉली मूवमेंट्स। सेम, अभी क्या है, आप अगर कैमरा को सामने रखा और अपने हैंड को अप कर रहे हो तो कैमरा अपनी एक ही पोजीशन को देखता रहेगा, ये पर्सन यहीं पे रहेगा, आपका कैमरा जो लुक है वो इसी पर्सन को देखता रहेगा। आपका हैंड अप जाएगा तब भी आपका कैमरा इस पर्सन को देख रहा है, आपका क्रेन डाउन आएगा तब भी आपका कैमरा इस पर्सन को देख रहा है, यानी कि वो लॉक कर दिया जाता है, यानी कि ट्रैक कर लिया जाता है आपके सब्जेक्ट को, और क्रेन अप एंड डाउन मूवमेंट्स करता है, उसको हम क्रेन मूवमेंट कहते हैं। लेकिन सेम अप एंड डाउन मूवमेंट हो लेकिन आपका कैमरा आपके सब्जेक्ट के ऊपर लॉक ना हो, यानी कि सिर्फ अप जाए और सिर्फ डाउन आए, उस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं डॉली मूवमेंट, अप एंड डाउन, डॉली अप डॉली डाउन। ठीक है, ये डॉली अप एंड डाउन है तो डॉली इन एंड आउट भी है। जैसे हमारा यहाँ पे फॉलो इन था, इस केस में क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट जितना चलता जाएगा कैमरा भी उतना चलता जाएगा। इसके अंदर सब्जेक्ट स्टेशनरी भी हो सकता है, सब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है लेकिन आपका कैमरा धीरे धीरे पुश इन या पुश आउट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका डॉली इन या डॉली आउट होगा। और सेम इसी वे पे डॉली लेफ्ट एंड डॉली राइट भी हो सकता है। सो जब सब्जेक्ट भी सेम साइड जाए, कैमरा भी जाए, दैट इज ट्रैकिंग, सब्जेक्ट वहीं रहे, कैमरा लेफ्ट और राइट जाए, दैट इज डॉली। तो एक बार वापस से आते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ मूवमेंट है। अभी आप इस केस में देखें, हमारा कैमरा इज गोइंग अप, यहाँ पे हमारा पेड़ के नीचे है, धीरे धीरे इट इज पुशिंग अप। मैं इसको राइट क्लिक करके रिवील इन ब्राउजर करता हूं जरा, और मैं इसको प्ले करूं। सो धीरे धीरे कैमरा इज पुशिंग अप, दैट मीन्स हमारा जो कैमरा है वो डॉली अप डॉली डाउन हो रहा है। सो इस केस में देखें, हमारा कैमरा इज फॉलोइंग द कार भी आगे आ रही है, हमारा कैमरा भी पीछे जाता जा रहा है, तो वो उसको फॉलो बैक कर रहा है, तो हमारा जो एंगल है दैट इज फॉलो अप एंड डाउन। इस केस में देखें, कैमरा इज गोइंग टूवर्ड्स द कार, मगर कार जो है वो भी कैमरा की तरफ आ रही है, या लेफ्ट जा रही होती या राइट जा रही होती, दिस इज कॉल्ड डॉली इन, क्योंकि हमारा कैमरा इस कार को फॉलो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आगे जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, डॉली इन मूवमेंट कर रहा है। ठीक है,
तो हमारे सारे के सारे मूवमेंट्स जो अब तक हमने देखे हैं हमारे शॉट्स में अवेलेबल हैं, और लास्ट शॉट जो मैंने आपको पहले ही बोला दैट इज टॉप एंगल व्यू, वो हमारा ड्रोन शॉट होता है, जिसमें हम हमारे एरिया को टॉप से दिखाते हैं, यानी 1 o'clock के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दैट इज कॉल्ड ड्रोन शॉट। इसके अलावा भी कुछ कैमरा एंगल्स होते हैं, अगर मैं उस पर वापस आता हूं। एक होता है डच एंगल शॉट, जिसमें हमारा जो सीन होता है वो थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है। मैं अगर इस पर्टिकुलर पार्ट पे आऊं, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं इस तरीके से और थोड़ा जूम रखूं, तो अभी आप देख रहे हो आपका सीन जो है वो थोड़ा एंगुलर दिखाई दे रहा है, डायगोनल दिखाई दे रहा है। इस तरह की एंगल्स हम क्रिएट करते हैं हाइट दिखाने के लिए या लोज दिखाने के लिए, कि सब्जेक्ट इज गोइंग डाउन, सब्जेक्ट इज मूविंग अप। प्लेन्स जब उड़ते हुए दिखाते हैं, या जब आप इस तरीके से दैट काइंड ऑफ थिंग आप दिखाते हैं। सेकंड, जब आप करेक्टर को डच एंगल पे दिखाते हैं, दैट मीन्स आप जो है उसको सैड दिखाना चाहते हैं, आप उसको प्रॉब्लम में दिखाना चाहते हैं। उस टाइम पे हम जो है हमारी होराइजन, ठीक है, होराइजन इज द वर्ड, जो हमारा जो सबसे बैक एंड पॉइंट होता है, ये अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हमारा मतलब शॉट जो है डच एंगल पे है। तो अगर डच एंगल पे है तो वो प्रॉब्लम शो कर रहा है, दैट इज कि आपके क्योस है शॉट के अंदर, टेंशन है। उसके अलावा कुछ शॉट होता है जिसको हम कहते हैं ओवर द शोल्डर शॉट, दैट इज ओटीएस, जो एक पर्सन के शोल्डर से और दूसरे पर्सन के फेस पे लिया जाता है। इसका मेन मकसद होता है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि बोथ द कैरेक्टर्स आर एट सेम लोकेशन एंड टॉकिंग टू ईच अदर। तो हम एक का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं और एक का जो है फेस लेते हैं, तो हमारा शॉट बनता है ओवर द शोल्डर शॉट। ये हमारे मूवमेंट्स को शो करता है, हमारे ऑडियंस के माइंड में एक इमेज क्रिएट करता है कि ओके, यस, द पर्सन्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड टॉकिंग टू ईच अदर। ये उस माइंडसेट को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने अभी बात किया कि पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम शोल्डर के थ्रू दिखा रहे हैं, दैट इज नॉट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज ओवर द शोल्डर। लेकिन अगर मैं किसी करेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज दिखाता हूं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी शॉट। तो स्नाइपर्स देख रहे हैं, बर्ड ऊपर से देख रहा है, या इंसेक्ट देख रहा है, या फिर आपने देखा होगा कि गन पॉइंटर्स के थ्रू पे दिखाते हैं, या आप अगर कोई कैरेक्टर फॉल ऑफ करता है उसके बाद वो अपनी ऑडियंस को देखता है या लोगों को सराउंड्स में देखता है, उस तरह के सारे शॉट्स जो होते हैं उसे पॉइंट ऑफ व्यूज कहते हैं। लेट्स से आपके कैरेक्टर को एंजाइटी फील हो रही है, वो चक्कर आ रहा है, और उस टाइम पे आप अपना शॉट दिखा रहे हो जिसमें कैमरा इज मूविंग हियर एंड देयर इन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पोजीशंस। तो उस केस को हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम उस करेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू पे ऑडियंस को वो फील करवाना चाहते हैं कि वो क्या देख रहा है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर शॉट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू शॉट। पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग शॉट, पॉइंट ऑफ व्यू क्लोजअप, सेम वही कॉम्पोजिशंस तो रहेंगी। इसके अलावा हम कभी कभी हमारे कैरेक्टर्स के शॉट लेते हैं एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए, डायलॉग के बिना। उन शॉट्स को हम कहते हैं रिएक्शन शॉट्स। ठीक है, और अगर आप इस वाले पार्ट को बोले, मैं इसको एक बार रीसेट कर देता हूं, जिसमें हमारी सिर्फ शॉट्स हैं और हम उसे म्यूजिक पे प्लेस कर रहे हैं, तो हमारे ये जो रिएक्शन शॉट्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं इन शॉट्स को, फिर हम कहते हैं बी रोल्स, जिसमें सिर्फ हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, उनमें कोई भी डायलॉग नहीं है, वो कोई भी पार्ट नहीं है। तो ब्लैंक शॉट्स जो सिर्फ शॉट्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो बी रोल्स हम कहते हैं, जिसको हम बोलें कि आप मार्केट गए और आपने अलग अलग चीजें रिकॉर्ड करके ले आए और अब उसे म्यूजिक के ऊपर या किसी वॉइस ओवर के ऊपर लगाओगे, दैट मीन्स आप बी रोल प्लेस कर रहे हो। ठीक है, रिएक्शंस जब मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, दैट मीन्स एट दैट टाइम जो आपका एक्सप्रेशन लगेगा, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। किसी के बोलने के ऊपर दूसरे पर्सन ने कैसे रिएक्ट किया, ठीक है, तो उसको हम रिएक्शन शॉट्स कहते हैं। सेम कॉम्पोजिशंस, कैमरा एंगल, सब कुछ रहेगा। धरा हुआ रिएक्शन यानी टॉप से रिएक्शन शॉट, बॉटम से यानी कि
स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस। इसके अलावा हमारे पास जो अगला शॉट होता है दैट इज रिवर्स एंगल शॉट, जिसमें हम किसी भी सब्जेक्ट को पीछे से और नेक्स्ट ही शॉट में एकदम उसको फ्रंट से, दैट काइंड ऑफ शॉट्स आर कॉल्ड रिवर्स एंगल शॉट्स। रिवील करने के लिए मोस्टली ये शॉट यूज होता है और उसको हम कहते हैं रिवर्स एंगल शॉट। इसमें लगातार एक ही सब्जेक्ट के दो शॉट्स प्लेस होते हैं, एक बैक से और फिर फ्रंट से। इसके अलावा कुछ मल्टीपल शॉट्स होते हैं जिसमें आपके करेक्टर्स, 2 करेक्टर्स हों तो 2 शॉट, 3 करेक्टर हैं तो 3 शॉट, ठीक है? अगर 4 करेक्टर हैं तो 4 शॉट, उसके बाद जितने भी करेक्टर्स क्यों ना आ जाएं, उसको हम कहेंगे ग्रुप शॉट, ठीक है? और जब मल्टीपल ग्रुप्स या बिग ग्रुप लॉन्ग, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में होगा, लेट्स से कि भीड़ दिखानी है, क्राउड दिखाना है, तो उसको हम क्राउड शॉट कहते हैं। उसको ना 2 शॉट, ना 3 शॉट, ना लॉन्ग शॉट, ना कुछ शॉट, दैट मीन्स क्राउड शॉट। ओके, तो ये थे हमारे कुछ कैमरा एंगल्स, हमारे कॉम्पोजिशंस, कैमरा मूवमेंट्स, जिन सब का यूज हम हमारे एडिट्स में करते हैं टू क्रिएट और टू टेल बेटर स्टोरीज। इसके अंदर, एडिटिंग के अंदर, हमें फ्लो ऑफ कैमरा मूवमेंट का ध्यान रखना होता है। सो व्हाट इज फ्लो ऑफ कैमरा मूवमेंट? वापस से आता हूं मैं एक बार इधर, दैट मीन्स दीज ऑल मूवमेंट्स, ठीक है? तो हमें इस फ्लो का, कैमरा का ध्यान रखना है। जितना बेटर हम इन कैमरा मूवमेंट्स को हमारे शॉट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, उतनी स्टोरी आपकी बेटर रिलेट हो जाती है और ऑडियंस को पता ही नहीं चलता कि यू आर मूविंग फ्रॉम वन शॉट टू अनदर। तो जब हम मोन्टाज एडिट करेंगे, उस टाइम पे अगर कोई भी 2 शॉट आपस में मैच नहीं करते हैं, हम उन्हें फिर भी इन कैमरा मूवमेंट के बेसिस पे मैच कर सकते हैं। अगर हम स्टोरी टेलिंग के अंदर हैं, तो उसके साथ भी अगर हम इन कैमरा मूवमेंट्स को अटैच करते हैं, दैट मीन्स ऑडियंस विल नेवर कम टू नो कि दैट वी शिफ्टेड टू अनदर व्यू। इन कैमरा मूवमेंट्स, इन कंपोजिशंस और इन एंगल्स के बेसिस पे हम जो है हमारी कहानियां बताते हैं, और वो कहानियां ऑडियंस के पास राइट टाइम, राइट प्लेस, विद द राइट एंगल, विद द राइट कंपोजिशन एंड विद द राइट मूवमेंट। कैमरा मूवमेंट का यूज सिर्फ और सिर्फ हम इन कट्स को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, ताकि हमारे कट्स जो हैं एक स्मूदर ट्रांजिशन में कन्वर्ट हो जाए। तो ट्रांजिशन का मैंने नाम लिया, मतलब आने वाली क्लासेस ट्रांजिशन पे होने वाली है। अब तक हम शॉर्ट्स के बारे में, अभी हम पहले इन शॉर्ट्स के बेसिस पे कुछ एडिट करेंगे, फिर हम उसके बाद देखेंगे कि हम जो ये कट्स लगा रहे हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशंस, जो भी हमारे 2 शॉट के बीच में होता है। हम फिर उनकी बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सुनित के कुछ क्वेश्चन थे जिनका आंसर मैं देना चाहूंगा। सुनित, यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन था कि जब आपने कंट्रोल पी यानी कि प्लेहेड का पोजीशन का यूज किया था, उस केस में उसको यूज करते हुए आपका जो फाइनल कट प्रो था वो क्रैश कर रहा था। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि जब मैंने आपका स्क्रीन देखा तो आपने उसको लेट्स से 11 टाइप किया, 11 के बाद आपने फिर 11 अगर कर दिया, लेट्स से नहीं भी किया, मैं बैक स्पेस हिट कर रहा हूँ। दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको कीबोर्ड व्यू करवाता हूँ। क्या आपको ये कीबोर्ड दिखाई दे रहा है सुनित? यस, यस सर। ओके, तो 11 आपने टाइप किया, उसके बाद अगर डॉट टाइप किया तो 11 सेकंड्स हो गए, आपने फिर डॉट टाइप किया तो 11 मिनट्स हो गए, और फिर डॉट टाइप किया तो 11 आवर्स हो गए। तो आप अपने प्ले हेड को लेके जाना चाहते हो 11 आर्थ आवर पर, ठीक है? तो अभी करंटली उसकी पोजीशन जहां पर भी है, मैं अगर देखूं तो 6 सेकंड्स पे है, आप इसे 11 आवर पे लेके जाना चाहते हो, तो फाइनल कट प्रो को लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेट करनी पड़ेगी। और हमारे पास, अगर मैं इसको शिफ्ट जेड करूं, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इससे आगे तो टाइमलाइन भी नहीं है 39 38 पे, और अगर हम उसे 11th आर पे लेके जाएंगे तो इट माइट बी पॉसिबल फाइनल कट प्रो को वहां पहुंचने में प्रॉब्लम हो और वो क्रैश कर जाए, ठीक है? सो मैं अगर टाइप करूं तो हो सकता है मेरा फाइनल कट प्रो भी क्रैश कर जाए। तो हम इतनी लंबी पोजीशंस नहीं डालते हैं, और 11 आर पे जाने का मतलब ही नहीं है अगर हमारे पास डेटा ही टाइमलाइन पे 11 आवर्स का नहीं है।
तो मैं जो प्ले हेड को मूव करता हूँ वो मूव कर रहा हूँ मेरी प्ले हेड पोजिशन पे। ओके सर। सर ये एक बात पूछनी थी, जो प्ले हेड पे जब मैं ट्रिम कर रहा था तो एक तरफ में प्लस दिखाता है और हाँ, दूसरी राइट, तरफ में बिल्कुल। माइनस। वो एक कंफ्यूजन कर रहा था मैं उस टाइम का। तो आते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट पे जो आपका सेकंड कंफ्यूजन था। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ट्रैक हाइट्स को। अब आपका जो सेकंड कंफ्यूजन था कि जब हम इस ट्रिम पे क्लिक करते हैं और इसको लेफ्ट या राइट करते हैं तो यहाँ पे आपको टॉप में ब्लैक बार के अंदर दो फिगर्स दिखाई दे रहे हैं। एक लेफ्ट साइड में दिख रहा है 205 और राइट साइड में दिख रहा है -3, राइट? यही कंफ्यूजन है। यस सर। और सर दूसरी तरफ में जब अगले क्लिप को करते हैं तो वो नंबर प्लस में दिखाता है। राइट, वो अगर मैं इस क्लिप को करता हूं तो ये प्लस में दिखाता है। तो ये प्लस क्या है और ये माइनस क्या है, दैट इज व्हाट यू वांट टू नो। तो अगर मैं लेफ्ट एरो प्रेस करता हूं या राइट, मैं दोबारा से वापस आता हूं कीबोर्ड के ऊपर। सो अगर मैं क्लिप के ट्रिम पॉइंट को इन या आउट किसी को भी सेलेक्ट करके दिस पर्टिकुलर फुल स्टॉप या कोमा में से किसी को भी लेफ्ट प्रेस करता हूं तो मैं लेफ्ट जाऊंगा। अगर मैं फुल स्टॉप प्रेस करता हूं तो मैं राइट जाऊंगा। सो आई कैन ट्रिम दैट पार्ट। लेकिन अगर मैं इसको बाय माउस लेफ्ट या राइट करता हूं तो मेरे पास यहाँ ऊपर दो ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे 208 लिखा हुआ था और आपको दिखाई दे रहा है सेकेंड पॉइंट आ रहा है। तो जैसे ही मैंने उस पर माउस क्लिक करके रिलीज किया, अभी आपको रिलीज नहीं किया, होल्ड किया, आपको दिखाई दे रहा है कि 208 इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस क्लिप। ये क्लिप का ड्यूरेशन, अगर मैंने इसे सेलेक्ट किया तो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज 208। तो जब भी मैं इस आउट पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूं तो टॉप लेफ्ट पे आपको दिखा रहा है 208, यानी कि आपके क्लिप की ड्यूरेशन कितनी है। अगर मैं इसे राइट साइड लेके जाता हूं तो यहां पर आपको जो प्लस में दिखा रहा है दैट इज आपने उसमें 3 फ्रेम्स इंक्रीज कर दिए हैं। तो अब अगर मैं क्लिक करूं तो 208, मैं एक मिनट यहाँ पे वापस आते हैं। सो 208 था, अभी मैं इसको 3 फ्रेम्स राइट कर दिया तो 208 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 211। तो अब अगर मैं इस क्लिप को देखूं तो आपकी टोटल ड्यूरेशन ऑफ क्लिप इज 211, यानी कि आपने 3 फ्रेम्स राइट किया था। तो ये क्या करता है, ये आपको विजुअली रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आप जो लेफ्ट या राइट कर रहे हो ये कितने फ्रेम्स ट्रिम कर रहे हो या इंक्रीज कर रहे हो, और पहले आपकी क्लिप की ड्यूरेशन कितनी थी और अब कितनी हो गई है। ओके राइट सर। सुनित? ओके सर। सर तो जो नेक्स्ट वाली क्लिप में वो प्लस हो जाता है अब। हाँ, तो नेक्स्ट वाली क्लिप में भी अगर मैं इस पॉइंट पे हूं, अगर इस जगह पर मैं इस क्लिप को सेलेक्ट करूं तो मेरी ड्यूरेशन इज 218, ठीक है। तो मैंने इन पॉइंट को कट कर दिया, कितना फ्रेम्स कट कर दिया, 4 फ्रेम्स, यानी कि इन पॉइंट आपका जिस जीरो पॉइंट पे था उससे अब 5 फ्रेम आगे चला गया है। तो आपका इन पॉइंट में क्या डिफरेंस आया होगा, छोटा हो गया होगा। तो आपकी ड्यूरेशन जो है वो ट्रिम हो जाएगी, यानी कि मुझे इसको लगा मैं, था वो माइनस में दिखाएगा अगर नहीं, मैं ड्यूरेशन। एनोटेशन पे ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट को। लेट्स से कि ये आपका जीरो है, राइट, और ये आपका इन पॉइंट है, इन पॉइंट। अगर हम इन पॉइंट को राइट लेके जा रहे हैं तो आपका क्लिप क्या हो रहा है, कट हो रहा है। ये पॉइंट कट हो रहा है, ये पार्ट आपका डिलीट हो रहा है पूरा, ठीक है। तो आपने क्या किया, इन पॉइंट को पॉजिटिव की तरफ लेके गए, लेकिन आपका जो इन पॉइंट है वो कम हो गया, मतलब आपकी ड्यूरेशन ऑफ क्लिप इज शॉर्टर। पहले यहां तक थी, अब यहीं तक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, आपने लेके मूव तो पॉजिटिव साइड में किया लेकिन ड्यूरेशन जो है वो नेगेटिव हुई। तो जब मैं इसको वापस से आता हूं माउस के ऊपर, सो जब मैं इसको राइट शिफ्ट करता हूं तो आपने इन पॉइंट तो पॉजिटिव मूव किया लेकिन ड्यूरेशन नेगेटिव हो रही है, आप देखो। तो यहाँ पे 211 था, मैंने इसे शिफ्ट किया 4 फ्रेम्स, तो अभी 211 -4, क्योंकि आपने इन पॉइंट को 4 फ्रेम आगे खिसका दिया। माइनस मतलब जब हम जीरो पॉइंट से, आप जिस भी जगह पे हैं उसको जीरो कैलकुलेट करेगा, आप उससे राइट जाते हैं तो प्लस करेगा, आप उससे लेफ्ट जाते हैं तो माइनस करेगा। अगर आप जीरो पोजीशन से आपके इन पॉइंट को 5 फ्रेम
माइनस करेंगे तो आपने क्लिप की ड्यूरेशन को इंक्रीज कर दिया। तो जो यहाँ पर क्लिप पहले 2:11 का था, अब वो 5 फ्रेम इंक्रीज होके 2:16 का हो गया। जो क्लिप पहले यहाँ पे 2:11 का था, वो 4 फ्रेम कट होके अब 2:7 का रह गया। तो आप पॉजिटिव साइड में मूव कर रहे हो, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ द क्लिप इज गोइंग लेसर। और अगर मैं आउट पॉइंट को करता हूं तो ये भी आप 0 मानो, और आउट पॉइंट अगर बढ़ा रहे हैं तो पॉजिटिव ही हो रहा है, और कम कर रहे हैं तो नेगेटिव ही हो रहा है, राइट। तो 0 को हम सेंटर लें तो लेफ्ट साइड नेगेटिव ही होगी और राइट साइड पॉजिटिव ही होगी। अब ये पॉजिटिव साइड में इंक्रीज हो रहा है ड्यूरेशन, लेकिन नेगेटिव साइड में डिक्रीज हो रहा है। और इन पॉइंट अगर नेगेटिव साइड में जाएगा तो इंक्रीज होगा, और पॉजिटिव साइड में जाएगा तो डिक्रीज होगा। ओके सर, मतलब उल्टा होता है एक दोनों क्लिप में एक हाँ, तरीके इन पॉइंट को अगर मैं आगे करूंगा तो मैं अपने क्लिप को छोटा कर रहा हूं, राइट। अगर इस क्लिप को डुप्लीकेट करें और हम इसको ही 0 पॉइंट माने, अगर मैं इन पॉइंट को पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहा हूं तो मेरा क्लिप छोटा होता जा रहा है, राइट। आप देखें, छोटा होता जा रहा है क्लिप। और अगर मैं इस इन पॉइंट को लेफ्ट साइड में लेके जा रहा हूं, मतलब नेगेटिव साइड में, तो मेरा क्लिप की ड्यूरेशन बड़ी होती जा रही है। लेकिन सेम वे पे अगर मैं आउट पॉइंट को, मैं आउट पॉइंट फिट करता हूं, अगर मैं आउट पॉइंट को नेगेटिव साइड लेके जाता हूं, इसको बंद कर देते हैं, तो मेरा क्लिप छोटा होता जा रहा है। अगर मैं आउट पॉइंट को पॉजिटिव साइड में लेके जा रहा हूं तो मेरा क्लिप इंक्रीज होता जा रहा है। सो इन पॉइंट में पॉजिटिव साइड डिक्रीज करती है, आउट पॉइंट में पॉजिटिव साइड इंक्रीज करती है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो सर एक और हाँ था सर, प्लीज। जो क्लिप में सर, क्लिप्स में जाके उसकी जो आई बटन दबा के सर जो इन्फॉर्मेशन इन्फो। में स्टार्ट और एंड का सर वो टाइम कैसे कैलकुलेट करता है सर, वो थोड़ा एक। तो आई पॉइंट जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट है, ये टाइम नहीं है। एक्चुअली इसको हम टाइम कोड कहते हैं। टाइम कोड्स हम आजकल रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं हमारे उसमें, तो इस वजह से हमें नहीं पता चलेगा कि ये किस तरीके से रिकॉर्ड करता है। दिस इज टाइम कोड बेसिकली। और हमें जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है दैट इज ड्यूरेशन। ये टाइम कोड, जब भी कैमरा किसी भी क्लिप को रिकॉर्ड करता है तो कैमरे में एक टाइम कोड चल रहा होता है। उस टाइम कोड के बेसिस पे ये टाइम आता है, ताकि वो डिफरेंशिएट कर पाए हर क्लिप को। जब हम एनालॉग पे होते थे तो उसमें टाइम कोड्स होता था, ये सर ये एनालॉग। कैमरा से पार्ट है सर, जो है नंबर कैमरा से आया है। हाँ, ये कैमरा से आया है। ये स्टार्ट इज कैमरा, जब कैमरा रोल किया होगा। कैमरा जब हम शूट करते हैं तो कैमरा में दो कोड्स होते हैं। एक जिसको हम फ्री रन कहते हैं। फ्री रन में क्या होता है कि अगर आप कैमरा को स्टॉप भी कर दो तो भी उसका टाइम कोड यानी टीसी मूव करता रहता है। फ्री रन नहीं, रिकॉर्डिंग टीसी। उस केस में क्या होता है, आपने जब स्टॉप कर दिया तो पिछला क्लिप लेट से 10 सेकंड शूट हुआ था, अब आपने उसके बाद फिर दोबारा से उसको रोल किया, रिकॉर्ड बटन को प्रेस किया, तो वो 10 सेकंड के बाद से इस क्लिप को रिकॉर्ड कर रहा है। और अब जितने टाइम तक आपने मान लो 3 सेकंड रिकॉर्ड किया तो 10 + 3 इज इक्वल्स टू आपका टोटल एंड पॉइंट दिखाएगा। अब उसके बाद आप जब नेक्स्ट रोल करोगे तो वो उसके आगे से टाइम कोड दिखाएगा उसका। मैं इस पूरे को एक ही क्लिप बना देता हूं। अभी मैं इसको थंबनेल पे देखूं तो आपको दिखाई दे रहा है एक ही क्लिप के अंदर अलग अलग शॉट्स हैं। तो अब मैं कैसे फिगर आउट करूं कि किस मिनट पे कौन सा शॉट है। तो उसके लिए ये टाइम कोड्स होते थे कि 10 मिनट 11 सेकंड पे आपको जो शॉट मिलेगा वो शॉट आपको एडिटिंग के अंदर यूज करना है। तो आप यहाँ पे वो टाइम कोड डालते थे, आपके सामने शॉट आता था, आप उसे कट लगाते थे, कॉपी करते थे और पेस्ट करते थे अपनी एडिटिंग के अंदर। जब हमारे एक ही क्लिप के अंदर मल्टीपल शॉट्स होते हैं उस केस में हम इन टाइम कोड्स का यूज करते हैं। ये एनालॉग एडिटिंग के टाइम पे होता था। अभी हम डिजिटल पे हैं तो हमारे पास हर कट पे जब भी आप कैमरा को स्टॉप करेंगे एक नया क्लिप बनेगा उसके बाद। सो जैसे मैं अभी आपको बताऊं यहाँ, तो ये शॉट आपका 15 सेकेंड्स एंड 4 फ्रेम के टाइम कोड पे है। तो मैं जब भी कहीं हूं और मैं 15 सेकेंड यानी प्ले हेड को 15.4 टाइप करते हैं एंड एंटर प्रेस करते हैं तो हम उसी शॉट पे पहुंच रहे हैं। दैट मीन्स उसने मेरे को बताया कि इस टाइम कोड के अंदर आपको ये शॉट मिलेगा, तो हम तब ये टाइम कोड्स देखते होते थे। अब हमारे को जरूरत नहीं है इन टाइम कोड्स की।
We only need durations. ओके सर। ओके, एक चीज और जो मुझे बतानी थी, दैट इज एक्सपोर्ट योर वीडियो। एक छोटा सा इन एंड आउट लगा के मैं आपको दिखा देता हूं। आप जो भी टाइमलाइन के ऊपर रखते हैं, अगर आप उस पे इन यानी आई, मैं ले लेता हूं। सो मैंने जहां पे भी प्ले हेड को फर्स्ट रखा, स्टार्टिंग यानी होम बटन प्रेस किया, तो मैं आई प्रेस कर सकता हूं। मैंने जहां तक भी हमारे शॉट को पिक करना है, मैंने प्ले किया। जहां पे भी स्टॉप किया, मैं वहां पे ओ यानी आउट लगा सकता हूं। अब सिर्फ इसी पार्ट को मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं। अगर मेरा म्यूजिक ऑन है तो म्यूजिक के साथ एक्सपोर्ट होगा, अगर मेरा म्यूजिक ऑफ है तो म्यूजिक के बिना एक्सपोर्ट होगा। मुझे क्या करना है, मुझे फाइल में जाना है, शेयर में जाना है, और यहाँ आपको एक्सपोर्ट फाइल के नाम से एक शेयर में ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप जब इस एक्सपोर्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आता है। इसमें आपको कहीं नहीं जाना है, जस्ट आपको इस सेटिंग ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर चूज करना है फॉर्मेट, यानी कि आप सिर्फ वीडियो एक्सपोर्ट करना चाहते हो, या फिर सिर्फ ऑडियो एक्सपोर्ट करना चाहते हो, या फिर वीडियो एंड ऑडियो दोनों एक्सपोर्ट करना चाहते हो। इसके नीचे इस पार्ट वीडियो कोडेक, ये बहुत सिंपल है। आप जब इस पे क्लिक करोगे, बहुत सारी चीजें हैं, हम इनको समझेंगे लेट, लेकिन अभी के लिए आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, दैट इज H.264। सबसे छोटी फाइल इसी साइज पे मिलती है। सोशल मीडिया पूरा जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो H.264 पे ही एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी आपने जो भी टाइमलाइन बनाया होगा, अपने आप सारी सेटिंग्स वैसी ही हो जाएंगी। आपको फॉर्मेट में वीडियो एंड ऑडियो करना है, कोडेक में H.264 लेना है, और आपको यहाँ पे नेक्स्ट प्रेस कर देना है। इसके बाद आप डेस्कटॉप पे अपनी फाइल का नेम दे सकते हो। मैं इसको नेम देता हूँ एक्सपोर्ट। आप जो भी एक्सपोर्ट देना नाम देना चाहते हो वो नाम दोगे, एंड यू विल हिट सेव। और जैसे ही हम सेव करते हैं, यहाँ टॉप पे आपको एक्सपोर्ट होता हुआ दिखाई देगा। बैकग्राउंड टास्क कहते हैं हम इसको। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि वो मूव कर रहा है। अगर मैं इसे क्लिक करूं तो यहाँ शेयरिंग में आपको बार भी दिखाई दे रहा है। जैसे ये डन हो जाएगा 100%, आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा, या फिर आपको यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि योर वीडियो इज एक्सपोर्ट। ठीक है, आपको क्या करना है उसके बाद, इसके नीचे एक शो का बटन होगा। आप जब उस शो पे क्लिक करेंगे तो आपके फाइंडर विंडो पे वो ऑटोमेटिकली फाइल व्यू हो जाएगी। तो वो आप उस फाइल को मेरे को शेयर कर सकते हैं, अपने पास शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड डाल सकते हैं। तो मेन चीज जो हमें ध्यान रखनी है, पहले हम जो क्लिप्स में इन एंड आउट लगा रहे थे, अब हम हमारी टाइमलाइन पे इन एंड आउट लगा के हमारे उस फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको रीनेम किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूं तो मैं इसे अब रीनेम कर सकता हूं, या फिर मैं इस क्लिप पे राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकता हूं। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। एंड थोड़ा सा एक्सपोर्ट के बारे में बताया जल्दी से, कि अगर इन केस आपको इस बीच में कुछ भी एक्सपोर्ट करना हो तो आप कर पाओ। डिटेल में जानेंगे जब हम हमारी फर्स्ट इस एसक्रॉस एडिट को एक्सपोर्ट करेंगे, तब मैं और कोडेक्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो शेयर मी द फाइल्स, जो भी आपको लगे, जैसा भी लगे। एंड दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।